सृजल मिश्रा एक नई वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने आई हूँ। आज हम काल विभाजन और आदिकाल के बारे में, उसकी प्रवृत्तियाँ, विशेषता और किस कवि ने किस कब क्या माना है, सब एकदम डिटेल में अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो और इसके बाद हमारा सेकंड वीडियो किस पे, भक्ति काल पे होगा, उसके बाद रीति काल पे और उसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल पे रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आदिकाल का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप सब देख पा रहे होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्ववर्ती इतिहासकार, लेखकों और मतों और तर्कों से प्राप्त सामग्री पर विचार करके काल विभाजन इस प्रकार किया है। उनके हिसाब से वीर गाथा काल, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया है? अगर ये क्वेश्चन है तो आप सब बता देना किसने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनके हिसाब से 1000 से 1375 ईस्वी तक है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल का समय सीमा है। सेकेंड हमारा क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल हमारा क्या है? 1375 से 1700 तक। ये ईस्वी एकदम सन सही है, तो ये 1375 से 1700 ईस्वी तक हुआ है। और तीसरी हमारी काल कौन सा है? रीति काल। तो रीति काल हमारा 1700 से 1850 ईस्वी। लेकिन यहाँ पे 1800 जो 50 है उसको हम 1900 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब हमारे बुक में यही दिया है तो हम यही से पढ़ेंगे। तो क्या है? 1850, अर्थात मतलब यहाँ पे 1900 तक। और आधुनिक काल या गद्य काल तो क्या है? 1900 से अब तक, या फिर 1948 तक। यहाँ पे जो 1850 दिया है उससे लेंगे तो ठीक है। तो मतलब हमारा 1850 से आज तक या फिर 1900 से आज तक माना जाता है। अब हम आदिकाल के बारे में आपको जानते हैं और किस राइटर ने क्या नाम दिया है आदिकाल को, ये भी आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले तो हम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक एवं प्रथम काल आदिकाल का दुर्भाव रणभेदी के तुमुल नाद एवं शास्त्र की प्रबल झनकार से हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत उथल पुथल का काल रहा है। इसी समय विदेशी आक्रमण का सूत्रपात हुआ, मतलब इसी आदिकाल में विदेशी आक्रमण का सूत्रपात हुआ ना, इसीलिए। और मतलब वीरता प्लस, इसलिए सब हर एक राइटर ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे जॉर्ज गिरिसन है जो एक राइटर है, उन्होंने इसको कौन सा नाम दे दिया है? तो उन्होंने इसे चाणक्य काल नाम दे दिया है। हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो क्या है नाम, देख लीजिए आप। डॉक्टर गिरसन, मतलब जॉर्ज गिरसन ने इसका कौन सा नाम दिया है? चाणक्य काल। उसके बाद कौन आते हैं? हमारे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने इसे क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे कौन आ जाते हैं? मिश्र बंधु के बाद हमारे कौन है? राहुल सांस्कृतायन है। उन्होंने क्या? सिद्ध एवं सामंतर काल। ठीक है, इन्होंने कौन सा? सिद्ध एवं सामंतर काल नाम दे दिया है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कोष्टक में लिखा है वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल नाम दे दिया है। उसके बाद हमारे ये हो गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हमारा कौन सा आता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है। सर्वश्रेष्ठ इन्हीं के नाम से प्रतिपादित है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसे आदिकाल नाम दिया है। उसके बाद है डॉक्टर नागेंद्र व डॉक्टर, ये कौन सा है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रसाल ने क्या नाम? आदिकाल। ये लोग भी आदिकाल ही नाम से ज़्यादातर मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या है? संदिग्ध क्या है? संधि काल नाम दिया है। एवं चाणक्य काल है, इन्होंने भी चाणक्य काल और संधि काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कौन सा? वीर काल। तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या? प्रारंभिक काल, या फिर बीजवपन काल जो नाम होता है वो काल नाम दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ रहा होगा। अब मतलब ये काल विभाजन में सब राइटर ने अलग अलग दिए, जैसे कि जॉर्ज गिरसन मतलब डॉक्टर गिरसन ने इसको चाणक्य काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपवन काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल शास्त्रीकार ने सिद्ध एवं सामंतर काल और विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने वीर काल, और राम कुमार वर्मा ने संधि काल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल जैसे नाम दिए हैं। ठीक है, और हम अब थोड़ा सा जान जाते हैं कि किस कवि ने किसे मतलब इस का प्रथम कवि माना है। तो हर एक राइटर ने अलग अलग अपना अपना माना है, तो हम आपको वही दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। ईश्वरदंत ने जो शिव सिंह सेंगर हैं, उन्होंने ईश्वरदंत को प्रथम कवि माना है। और स्वयंभू को प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। मतलब सब ने अपना अलग अलग माना है, लेकिन मुख्य हमारे कौन है? तो मुख्य सरहप्पा है।
जो सरहप्पा लुइप्पा नाम जो से हम आपको पहले अभी आगे चल के भी बताएंगे, तो उसी में जो सरहप्पा है उन्हीं को किसने, राहुल सांस्कृतायन ने प्रथम कवि माना है और सबसे इम्पोर्टेंट सरहप्पा ही है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी उसके प्रमुख उनकी रचनाएं थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए हम आप सभी को रचनाओं के पास लेके चलते हैं। जैसे क्या है हमारी रचना यहाँ पे है, विजय पाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति कथा और कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश भाषा में कुछ रचनाएं हैं। ये है क्या हमारा विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। और उसके बाद हमारे सेकंड है हम्मीर रासो, कीर्ति कला और कीर्ति पताका। ये जो कीर्ति कला कीर्ति पताका है, ये दोनों कौन राइटर लिखे हैं तो आप जानते हैं, ये सब कौन लिखा है, ये विद्यापति जी लिखे। विद्यापति की मुख्य रचना वो थी। अब कुछ देश की भाषा में हमारी रचना, जैसे खुमार रासो, तो अब खुमार रासो कौन लिखा है, दलपति विजय ने लिखा है खुमार रासो। और उसके बाद है बीसल देव रासो हमारा है, और बीसल देव रासो किसने, नरपत नाल ने लिखा है। ठीक है, और उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान का जो था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई लिखे हैं और ये पहली रचना मानी जाती है हमारे आदिकाल के। ठीक है, उसके बाद जयचंद्र प्रकाश है, और भी बहुत सारी हमारी बहुत ज़्यादा सारी रचना इसमें दे दिया है। जयमयंक चंद्रिका, परमाल रासो, परमाल रासो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बता दें, परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। और खुसरो की पहेलियाँ आदि, अमीर खुसरो जो है वो, और विद्यापति की पदावली, ये जो हम बताया अभी कीर्ति कला कीर्ति पताका, ये विद्यापति की ही रचना है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम देते हुए बताया कि राजश्री कवि और चाणक्य जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि से फूटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार हमें आश्रयदाताओं के पराक्रम चित्रों एवं गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है, जिसके लक्ष्य इस प्रकार काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, मतलब इसमें रासो साहित्य बहुत है, और रासो में ज़्यादातर क्या है, युद्धों का सचित्र वर्णन है। अभी हम प्रवृत्तियाँ में चलते हैं, अब आपको प्रवृत्तियाँ आदिकाल की बताते हैं, तब बताएंगे। सो गाइस, हम आदिकाल की प्रवृत्तियों पे आ गए हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर उन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन, धार्मिक दृष्टि से क्षीण और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न काल था। आदिकाल के प्रमुख रूप में रासो साहित्य की रचना हुई है, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही मानी जा सकती हैं। आदिकालीन जैन साहित्य वास्तव में अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। रासो ग्रंथ में भी अनेक ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्धित हुए हैं, फिर भी उनका मूल मंत्र आदिकाल में ही रचा गया है, यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहना उचित प्रतीत होगा। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली समान प्रवृत्तियों का उल्लेख अग्लिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे कि मेन इसमें क्या है, आदिकाल की प्रवृत्तियों में मेन इसमें क्या पाया जाता है, रासो साहित्य। जैसे हो गया, हम अभी बताया ना आपको, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, और खुमार रासो दलपत विजय का, और परमाल रासो जगनिक का, और सिद्ध सरहप्पा का जो है दोहा कोश, ये सब जितने मतलब ज़्यादातर रासो किसकी इसी में हुई है। और इसमें पहला प्रवृत्ति क्या है हमारा, पहली प्रवृत्ति है संदिग्ध प्रमाणिता। ये प्रमाणित है, किसमें क्या प्राप्त है, आदिकाल में प्राय सभी रासो काव्यों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जिसे प्रधान रचना बताई गई, जिसे हमने आपको पहले ही बताया, ये सब क्या प्रमाणित है। और सेकंड हमारी प्रवृत्ति में क्या है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता का वर्णन है। वीरता का मतलब, जैसे रासो साहित्य में हमने पहले ही बताया था कि इसमें युद्धों का वर्णन है, तो वीरों का शौर्य गाथा से वर्णन इसमें संक्षिप्त में किया गया है। और श्रृंगार की किस प्रकार से किया,